Hello friends and dear students, today we are going to attend another topic of blood circulatory system। ठीक है, तो ये जो है आज हम जो बात कर रहे हैं वो ब्लड ग्रुप के ऊपर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप के ऊपर। देखो, ब्लड ग्रुप जो है वो कॉल लैंड स्टिनर ने बताया था। जैसा थोड़ा सा हम ऑफलाइन इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि कॉल लैंड स्टिनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। अच्छा, ब्लड ग्रुप के बारे में बताते बताते यानी उसने ये बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा एक फैक्टर और होता है जो बॉडी में इंपैक्ट डालता है, उसको उसने कहा था आरएच फैक्टर। क्या कहा था? आरएच फैक्टर। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसको हम समझने के लिए दो भागों में बांटते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है वो बाद में बताऊंगा। तो तुम्हारा कल एक प्रैक्टिकल भी रखा गया है, उसमें भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप जांच करने वाला है। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें आप एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी ब्लड ग्रुप होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। प्लस माइनस का केस क्या है ये हम बाद में देखेंगे। ये जो समझा रहा हूँ वो भी मैं आपसे मेरे समझाने के बाद वापस यहाँ बुला के पीपीटी बनवा सकता हूँ आपसे, मतलब उससे हम ध्यान से देखते रहो। ए बी और ओ, चार ब्लड ग्रुप है अपने पास। आरएच फैक्टर दो तरीके से है। अगर किसी बंदे में आरएच है तो वो आरएच पॉजिटिव और जिसमें नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव। तो सिंपल सी बात हो गई, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच आरएच नेगेटिव। ठीक है, जिसमें आरएच फैक्टर है वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो आरएच नेगेटिव। इनकी अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा सा केस को यही समझ लेते हैं, चलो आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। जिस बंदे में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, समझ में आ गई। और जिसमें आरएच नहीं है तो सारे नेगेटिव। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है लेकिन प्लस में साथ में आपके पास आरएच भी मौजूद है तो आपका हो गया ए पॉजिटिव। अब आपका ब्लड ग्रुप ए ही है लेकिन आपकी बॉडी में आरएच फैक्टर नहीं है तो हो गया आरएच नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में आरएच है तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और आपकी बॉडी में आरएच नहीं है यानी आरएच नेगेटिव का मतलब आपकी बॉडी के जो ब्लड ग्रुप है वो भी नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो भी पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये जो ए बी ओ ये ब्लड ग्रुप का मतलब हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से रोल रहता है और इनके अगेंस्ट क्या होती है, ये चीजें हम देखेंगे। तो अगर हम यहां बात करें तो देखो, मान लो अच्छा ब्लैक तो है ही है, जैसे एक कंडीशन में नहीं ये बनाई, एक कंडीशन में नहीं ये बनाई, एक कंडीशन में नहीं ये बनाई, ये मैं ब्लड स्ट्रीम बना रहा हूं, वेसल्स है जैसे मान लो, और यहां पर मैं इनको कर देता हूं रेड में दिखा देता हूं ताकि आपको सही से, किस में दिखा देता हूं? रेड कलर। ठीक है, ये भी रेड कलर में। भाई आपकी वेसल्स के अंदर खून का रंग क्या होगा? लाल ही होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगे। खून लाल है तो लाल ही रखो, अनार खाओ, चुकंदर खाओ। और कुछ लोग खून भी पीते हैं दूसरों का। घर वाले नहीं कहते क्या तू मेरा खून पी गया सारा, है ना? तो ऐसा ना करें।
खून ना पिए घर वालों का है। ये मैंने आरबीसी बनाई है, अब ब्लू बना दी तो क्या करें, कलर का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी है वो, क्या हुआ, अच्छा मैंने इसको कम नहीं किया था विड्थ को, ठीक है। ये आरबीसी है, वो कह रहा है यार, अच्छा सेम कलर हो गया था क्या, ये आरबीसी है बच्चों, ये भी आरबीसी है और ये आरबीसी बना। अब क्या होता है कि जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस पे विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं और यहाँ पर एंटीजन भी मौजूद होते हैं। तो मान लो इसके पास जो एंटीजन है वो ए है, कौन सा एंटीजन है, एंटीजन। अब ध्यान रखना मैं उधर जो बनाऊंगा वो एंटीजन ही बनाऊंगा, एंटीबॉडी को मैं यहां लिखूंगा, बार बार मैं नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके पास एंटीजन बी है बच्चों, कौन सा है, इसके पास एंटीजन ए भी है और बी भी है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन का रोल ऐसा होता है कि एंटीजन आपकी बॉडी में वैसे बाहर से आते हैं, कहां से आते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ एंटीजन अपनी बॉडी में जन्मजात बनते हैं, प्राकृतिक हो गई। वैसे एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्राकृतिक बनते हैं, कुछ एंटीबॉडी हैं जो बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी दे दिए जाते हैं, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, पैसिव इम्यून सिस्टम में आ जाएंगे वो, इनएक्टिव बोल दो आप, निष्क्रिय प्रति, जैसे बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाते हैं। अभी आपको मान लो कोई कोई बीमारी हो गई, तो कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया और उसकी वजह से आपकी बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडी बनाई, तो ये तो सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया तो। लेकिन जैसे मान लो, अच्छा वायरस जैसे ही बॉडी में गया तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगा, कितना टाइम लगा, तकरीबन 30 से 40 दिन लग गई। लेकिन मान लो आपको सांप ने काट लिया, तो 40 दिन का वेट थोड़ी कर सकते हैं, कुत्ते ने काट लिया, वो 40 दिन का वेट कर लोगे क्या, हाथों हाथ बने बनाए बॉडी आपको एंटीबॉडी बाहर से लेने पड़ेंगे, हाथों हाथ, वो निष्क्रिय होगी। अच्छा कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसे प्राकृतिक एंटीबॉडी का नाम बताइए जो निष्क्रिय है, प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। अक्सर पूछ लेते हैं, नीट वगैरह में पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे प्राकृतिक यानी एक नेचुरल एंटीबॉडी का नाम बताइए जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और प्राकृतिक भी है, नहीं पता। ये एंटीबॉडी है, एक तो IgA कौन सा है और एक IgG, यानी एक तो ये एंटीबॉडी मात्र मदर द्वारा एम्ब्रियो को मिलते हैं गिफ्ट में, है ना, और ये बने बनाए एंटीबॉडी देती है माँ, बने बनाए एंटीबॉडी किसको देती है, बच्चे को, तो बने बनाए एंटीबॉडी वो दे रही है तो प्राकृतिक ही हुआ, कृत्रिम तो बाहर से ले रहे हैं हम, ठीक। तो अब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी होते हैं, तो इनके यहां पर इनके निर्धारण के दौरान ही कुछ एंटीबॉडी बन गए थे। अब इन ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, वो जेनेटिकली मेकअप है आपका। अच्छा इस चीज को भी आप 12th में अच्छे से समझ जाओगे कि ब्लड ग्रुप एक्चुअल में ए ही क्यों आया, ब्लड ग्रुप बी क्यों आया, इसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, जीन। तो हमारी जो जीन होती है ना वो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है, किसका निर्धारण करती है, ब्लड ग्रुप। तो ए क्यों आया, बी क्यों आया, ए बी क्यों आया, ये डिपेंड करता है कि हमारी जेनेटिक मेकअप क्या था। अब ब्लड ग्रुप जो हमारा बनता है ना वो माता और पिता के द्वारा दिए गए जीन के कारण निर्धारित होता है, समझ में आ गई बात, दोनों के जरिए दिए गए जीन के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ना ये चीज आप 12th में पढ़ोगे डिटेल से, ठीक है। कोडोमिनेंस एक वो होता है, टॉपिक होता है कोडोमिनेंस का, सह प्रभाविता, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा अब यहां पर कुछ एंटीबॉडी पड़े हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी है
अच्छा, इसके यहां पर जो एंटीबॉडी होगा ना, वो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीबॉडी ए हो गया ना तो इसको हाथों हाथ ही मार देगा ये, फिर तो कोई मतलब ही नहीं उस ब्लड का। तो इसके अपोजिट होता है, ये नेचर ने बनाने का नियम ही हो गया। एंटीबॉडी कौन सा होगा यहाँ पे? बी। इसके अपोजिट एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए। इसके अपोजिट कोई नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी हुआ तो दोनों में किसी को भी मार देगा। और इसमें एंटीबॉडी चाहिए, दोनों पड़े रहे, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये जो है ना, ये प्लाज्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा में रहते हैं, प्लाज्मा पार्ट में रहते हैं ये एंटीबॉडी। समझ में आ गई बात? तो जिस कैंडिडेट की आरबीसी पर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। आप एंटीजन से ही निर्धारित करोगे, एंटीबॉडी से निर्धारित नहीं करोगे। जिसके आरबीसी पर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी। अगर यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो ना तो इसको ए कह सकते हैं ना बी कह सकते हैं। फिर एक नया रूप लेते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? ओ ब्लड। अब ये बात हो गई, अब इस चीज को समझ लेते हैं अच्छे से। अब डिपेंड ये करता है कौन किसको देगा और कौन किससे ले सकता है। ब्लड ग्रुप कौन किसको डोनेट करेगा और कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, डिपेंड ये है। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये मान लो ग्राही है, ये कैंडिडेट ग्राही है। आप क्या बोलते हो इसको? ग्राही को। लेने वाले क्या बोलते हो? डोनर, देने वाला रेसिपिएंट क्या बोलते हो? रिसीवर बोल दो जैसे, वैसे रेसिपिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। डोनर देने वाला, यानी दाता कौन सा हुआ? दाता डोनर और लेने वाला ग्राही। याद रहेगा तुम्हें, ग्राही वर्ड याद रखना है। तो मान लो ये कोई कैंडिडेट है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हम इसको क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप ए दे देते हैं। भाई ब्लड ग्रुप ए देते हैं तो इसके साथ एंटीबॉडी आता है बी एंटीबॉडी आता है तो इसके साथ जुड़ जाता है, इसकी क्षमता ही बढ़ाता है। और यहां पर ये इस मतलब यहां पे आपको ऐसा कोई रोल नहीं है कि जो बी है वो इसको मार देगा, क्योंकि बी तो किसका दुश्मन है? बी एंटीजन का दुश्मन है। बी किसका दुश्मन है? बी एंटीजन का। इससे तो कोई मतलब ही नहीं हो। बताओ क्या इफेक्ट हुआ? ए आ गया एंटीजन, ए एंटीजन आ गया तो इसमें एंटीजन ए की ही कमी थी, वो हमें चाहिए थी, वो हमने डाल दी। इसके साथ बी एंटीबॉडी आया तो बी एंटीबॉडी इसको क्यों मारेगा? जैसे आपके पास 5 रुपए थे तो 5 मैंने और दे दिए, उल्टे 10 हो गए आपके पास, तो दिक्कत क्या हुई? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम ब्लड ग्रुप बी वाला दे दे, कौन सा दे दे? ब्लड ग्रुप बी डाल दे, तो भाई उसके पास एंटीजन तो है बी और एंटीबॉडी है ए। एंटीजन तो है बी और एंटीबॉडी है ए, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम इस बात को समझते हैं। देखो, हाँ, ये अंदर आया, बॉडी के अंदर आया, ठीक है। ये बॉडी के अंदर आया, आरबीसी की अगर हम बात करें तो एक तो डोनर हो गया, एक रिसिपिएंट हो गया, तो इसको हम मानते हैं ग्राही, लिख लेते हैं। और इसको मानते हैं एक मिनट, एक हो गया दाता और एक हो गया ग्राही, ठीक है। एंटीबॉडी बी, हाँ देखो इधर ये आ गया, ये आ रहा है अपनी बॉडी में, तो यहां पर एंटीबॉडी बी खतरनाक तरीके से वेट कर रहा है किसका? एंटीजन। ये तो एंटीजन हो गया और ये हो गया एंटीबॉडी, ठीक है। ये हो गया एंटीबॉडी। तो ये जैसे ही अंदर आया, हम ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहे हैं ना भाई, ए तो दे ही दिया था हमने, ए में तो एंटीजन तो था ए, एंटीबॉडी था बी, और ये अब देते हैं। तो जैसे ही आया तो ये तो दुश्मन किसका है भाई? बी एंटीजन का, क्योंकि इसको ए एंटीजन से तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये जैसे इसके अंदर आया, जैसे इसके अंदर आया, इसके पास पहुंचा, ये इसको पकड़ लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने से क्लम्पिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, या आप इसको एग्लूटेशन कहते हो।
क्या तो बोलोगे? एग्लूटेशन। हिंदी वाले भी याद रखना, AGGULATION, एग्लूटेशन। या आप इसको याद रखना क्लम्पिंग। क्या याद रखोगे? तो जैसे ही ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, एंटीबॉडी बी ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? एंटीबॉडी ने बी पर, बी एंटीबॉडी बी इसके पास पड़ा था ना, इसने अटैक कर दिया किस पर? एंटीजन बी पे। और बी पर करने से क्लम्पिंग हो गई, और क्लम्पिंग होने से ब्लड वेसल्स जो हैं वो रक्का थक्का बनाने लग गई और धीरे धीरे मृत्यु हो गई। अच्छा, इसका क्या रोल होगा? ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी है। कौन सा एंटीबॉडी है? अब ये क्या करेगा? ये इसको मार देगा, मार देगा ना? क्यों? ये एंटीबॉडी कौन सा है? ए। और ये मार देगा ना? लेकिन नहीं मारता। यही बात समझना। देखो क्या होता है, ये इस पे इफेक्ट डालेगा लेकिन ये इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी आप ये याद रखना, ग्राही का एंटीबॉडी डोनर के एंटीजन को इफेक्टिव करता है, लेकिन डोनर का एंटीबॉडी ग्राही के एंटीजन को इफेक्ट नहीं करता है। लिख ले इस बात, आप भूल जाओ। क्या क्या लिखोगे? पहले लिखो, उसका कारण भी बताऊंगा आपको। क्या लिखा? ग्राही का एंटीबॉडी डोनर के एंटीजन को मतलब नष्ट कर सकता है, लेकिन डोनर का एंटीबॉडी ग्राही के एंटीजन पर इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है? रीजन क्या है इसका? देखो इसका रीजन ये हुआ, इसका रीजन ये हुआ, ये बात तो आप याद रख ले, मैं पूछूंगा आपसे। समझ में आ गई बात? वापस से बोलूं, ग्राही का एंटीबॉडी डोनर के, यानी जो ग्राही है, दाता के एंटीजन पर प्रभाव डालता है और उसको मार देता है, लेकिन उसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन को प्रभावित नहीं कर सकता। ये अब इसका रीजन सुन लो। इसका रीजन ये है कि ये कर सकता है वैसे तो, लेकिन कुछ दिक्कत ये आ गई कि हम ब्लड जो लेते हैं ना, वो तकरीबन कितना लेते हैं? 200 से 250 ml, बस इतना ही लेते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है? तकरीबन 6 लीटर। तो जैसे ही अंदर आएगा ना, 200 ml में से एंटीबॉडी आप निकालते हुए, ये जैसे ही अंदर आएंगी ना, जैसे अंदर आएंगी तो ये एंटीबॉडी डाइल्यूट हो जाएगा इस ब्लड के अंदर, मतलब गुड़ जाएगा, और उसको प्रभाव नहीं कर सकता वो किसी भी हालत में। और ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। एंटीजन को यहाँ पे डाइल्यूट क्यों नहीं कर सकते? वो एक फैक्टर के रूप में आ रहा है, एक कारक के रूप में आ रहा है, लेकिन जो एंटीबॉडी है, कुछ सेल्स बनी थी मारने वाली, वो यहाँ पे डाइल्यूट हो रही है। तो ये तो इस पे अटैक कर सकता है डायरेक्ट, इसको डाइल्यूट होने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन ये जब इसके अंदर आ रहा है ना, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। आपको सीधे से मतलब ये याद रखना, इतना कंफ्यूजन में नहीं जाना, कि जो ग्राही है उसका एंटीबॉडी दाता के एंटीजन को मार सकता है, लेकिन दाता का एंटीबॉडी ग्राही के एंटीजन को नहीं मार सकता। उसका रीजन ये है, 200 ml ब्लड जब 6 लीटर ब्लड में आता है तो ये डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होने की वजह से ये निष्क्रिय हो जाता है। समझ में आ गई बात? कंडीशन समझ में आ गई? नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, ये अगर आप इसको ब्लड ग्रुप बी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लड ग्रुप ए दोगे तो क्या होगा भाई? ब्लड ग्रुप आप इसको ए दे रहे हो तो एंटीबॉडी ए रहेगा, एंटीबॉडी ए रहे, वो एंटीजन उसका एंटीजन कौन सा? देखो ब्लड ग्रुप आप ले लेते हो कौन सा? ये बी है ना, हम ए ले लेते हैं, तो इसके पास दो चीजें हैं, एंटीजन तो है इसके पास ए, और एंटीबॉडी है इसके पास बी। एंटीबॉडी को मैं ऐसे राउंड में बंद कर देता, तो एंटीजन तो आपका कौन सा है? ए। तो ये तो इसको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये इस पे अफेक्ट नहीं डालेगा। रीजन क्या? ये डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? डाइल्यूट हो जाएगा, तो यहां पर ये ब्लड नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते ना। अच्छा, अब हम बात आती है कि इसको हम सर्वग्राही क्यों कहते हैं, ए बी को, और इसको सर्वदाता क्यों कहते हैं? इसको सर्वग्राही इसलिए कहते हैं, आप इसको ए का ब्लड ग्रुप दो, किसका दो? दो एंटीजन आपके, दो चीजें आपके पास, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। क्लियर? जैसे ही अंदर गया तो इसके पास क्या है भाई?
नो एंटीबॉडी। भाई ये तो इसको क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, बंदे के पास एंटीबॉडी नहीं है। और ये इसके एंटीजन के ऊपर क्यों इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि आते ही क्या हो जाता है, डायलूट हो जाता है। डायलूट होते ही इसको नहीं मारेगा। अगर आप बी लेते हो तो ये बी एंटीजन और ये तो आ जाए आराम से, एंटीबॉडी तो कोई है नहीं इसको मारने वाला। ये जो है आते ही डायलूट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ए बी अगर आ रहा है तो सोने पे सुहागा, इसको है ही क्या, लेने क्या प्रॉब्लम ही क्या है। ए बी अगर आ रहा है, ये आ रहा है एफ बी, तो दिक्कत ही क्या है। तो वो तो एंटीजन एंटीजन ही आ रहे हैं, एंटीबॉडी तो इसके पास भी नहीं है। अच्छा ओ ब्लड ग्रुप आता है इसके पास, तो ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो एंटीजन नहीं होते इस पे, एंटीजन नहीं होते इस पे, और एंटीबॉडी कौन से होते हैं, ए बी। ठीक है, ये अंदर आया, इसका एंटीबॉडी इसको मारेगा ही नहीं, और ये आते ही डायलूट हो जाएगा। इसके एंटीबॉडीज को इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं, और वो आते ही क्या हो जाएगा, डायलूट। अब ये सर्वदाता क्यों होता है, अब इसको आप कहीं पे भी देख के देख लो। अगर आप इसको दे रहे हो, पहला केस बन गया, अगर आप ये इसके पास डाल रहे हो, ठीक है, जैसे ही अंदर आया उसके पास एंटीजन है नहीं है, तो इसका एंटीजन उस पर क्या प्रभाव डालेगा, नहीं डालेगा, और वो आते ही डायलूट हो जाएगा। बच गए अभी। आप इसको देख के देख लो, इसके पास क्या है, एंटीबॉडी बी, उसके पास कौन सा एंटीजन है जिसको मारेगा, ये नहीं मारेगा, और वो चीज आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायलूट हो जाएगी। बच गया केस। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मैं साइड हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे से पढ़ना एक बार, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। हम आर एच फैक्टर की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट आर एच फैक्टर। किसकी बात करेंगे, आर एच। देखो आर एच फैक्टर के लिए कुछ बातें समझनी है। सबसे पहली बात तो ये है, ये आया कहां से, ये रीसस मकाक नामक बंदर है, उसके एंटीजन से मेल खाता है ये, इसलिए इसको आर एच कहा गया। क्या कहा गया, आर एच। रीसस मकाक है, तो रीसस जो नाम आता है ना, आर एच से लिखा जाता है। रीसस है थोड़ा सा छुपा हुआ है, रीसस मकाक नामक बंदर से एंटीजन लिया गया है, इसलिए इसको उसी के नाम पर रख दिया गया, आर एच एंटीजन। अच्छा, जिस बंदे में आर एच प्रेजेंट है उसको आर एच पॉजिटिव, और जिस बंदे में आर एच नहीं है उसको आर एच नेगेटिव। ठीक है, आ गई बात समझ, क्लियर। अब क्या होता है, देखो आप समझे बात को। आर एच का आपको डायरेक्ट कहां समझना है, आर एच का प्रभाव कहां समझना है। वैसे आपकी बॉडी में आर एच फैक्टर है तो वो तो ब्लड ग्रुप से जांच में पता लगता है। आपको कल आप जांच करो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जांच करके भी बताऊंगा कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपको पता लग जाएगा। और किसी बंदे ने ब्लड ग्रुप की जांच करवा रखी है, किसने, कोई है, क्या है, ए पॉजिटिव। जिसने करवा रखी है पहले वही करवाएं ताकि अपना प्रैक्टिकली सही हो। समझ में आ गई बात। तो ये करवाए, इसका ए पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब सही है, डन है, सारा किट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं तो जुठे लिख लिख ले जाएगा, काट दीजिए, मारवाड़ी में आ जाएगा ले जाओ। अब नहीं करूंगा तेज। ओके ठीक है, देखो ये वही है, अरे आवाज नहीं रे, चिल्लाना नहीं है। ठीक है, और सी इज प्रेग्नेंट, सी इज प्रेग्नेंट। अब क्या है, उसके पेट में बच्चा है भाई, प्रेग्नेंट का मतलब समझते हो ना, इसके पेट में बच्चा है, ठीक है। अब होता क्या है, केस देखना है आपको, और इसी चीज को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब
ये जो मात्रा है ना, ये RH नेगेटिव है, लेकिन ये जो है ना बच्चा, वो RH पॉजिटिव आ गया। ये क्यों आया, उसका रोल अलग है, जेनेटिक मेकअप होता है अलग से, तो 12th में आपको डिटेल से मिल जाएगी इसका इसका मतलब। तो ये जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके पास कोई RH जैसी चीज ही नहीं है, इसके पास, माँ के पास कोई RH जैसी चीज नहीं है, ठीक है। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि माँ का जो ब्लड है बच्चे के ब्लड से सेपरेट रहता है हमेशा बाई प्लेसेंटा। मदर एंड एम्ब्रियो ब्लड आर सेपरेटेड बाई प्लेसेंटा। क्लियर, बात समझ में आई? यानी मदर और एम्ब्रियो का जो ब्लड है वो आपस में सेपरेट रहता है बाई प्लेसेंटा। देखो क्या होता है, ये मदर है, ठीक है, इसका ब्लड ये है, यहाँ पे इसका ब्लड हम यहाँ दिखा रहे हैं, है हम यहाँ दिखा रहे हैं, क्लियर। अब इसका जो ब्लड है वो चारों तरफ है। अच्छा, यहाँ पर है प्लेसेंटा, क्या होता है प्लेसेंटा, ये अम्बिकल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये मदर का ब्लड है, क्या है ये मदर का ब्लड। अब मदर का ब्लड जो होता है ये प्लेसेंटा तक आता है, लेकिन प्लेसेंटा के अंदर नहीं जाता है। रीजन क्या है, जैसे ये ब्लड है और ये माता का ब्लड है, ये शिशु का ब्लड है, तो बीच में क्या है भाई, कैपिलरीज है। कैपिलरीज यानी केशिकाएं, तो केशिकाओं के ऊपर झिल्ली तो होती है ना, आपने पढ़ा है, एंडोथीलियम लेयर भी होती है, एक्सोथीलियम लेयर भी होती है, झिल्ली होती है। तो यहाँ पे सामान्य विसरण के जरिए चीजें इधर चली जाती हैं, ब्लड नहीं जाता है। अच्छा, प्लेसेंटा का क्या रोल होता है, रोल क्या है प्लेसेंटा का? प्लेसेंटा एक प्रकार का ऐसा मतलब कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, जो उसको मदर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। CO2 वो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये मदर के जो न्यूट्रिएंट हैं वो आवश्यक न्यूट्रिएंट किसको देता है, वो एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो बदले में उसको देता है CO2 और अपशिष्ट चीजें, ताकि वो उसके जरिए बाहर हो जाए। यानी उसके ब्लड में आ जाती है माँ के ब्लड में, और माँ का जो ब्लड है वो किडनी के जरिए जब साफ होता है तो उसकी गंदगी भी साफ हो जाती है। समझ में आ गई सिस्टम की बात? अब मेरे को बताओ ब्लड कहाँ मिला, नहीं मिला ना, ब्लड तो मिल ही नहीं रहा। एक कैपिलरीज ये है, एक कैपिलरीज ये है, यहाँ पे भी ब्लड है, यहाँ पे भी ब्लड है, यहाँ पे CO2 है, इधर आनी है, यहाँ पे CO2 नहीं है, यहाँ पे CO2 कम है, कम है, तो जो डिफ्यूजन सिस्टम बनता है, विसरण है नियम बनता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें अपने आप ही चली जाती है। तो जो CO2 और निकल के यहाँ पे आ गया। अब इसमें ब्लड का क्या रोल है, ब्लड थोड़ी निकल के आ गया कि सारा ब्लड एक बार शिशु में मिल गया, एक बार ऐसे हो गया। इसलिए जो HIV पॉजिटिव माँ होती है उसके बच्चे को भी बचाया जा सकता है इस केस में, क्योंकि उसका ब्लड मिलता नहीं उसके अंदर। समझ में आ रही बात? हो गए क्लियर? अब क्या होता है, ये इसका ब्लड इसमें कभी मिलता ही नहीं है, कब तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती। अब डिलीवरी जब होती है ना, तो आप जानते हो ये एक मतलब यांत्रिक विधि भी है। डिलीवरी का होना, प्रसव का होना एक यांत्रिक विधि भी है। यांत्रिक मतलब इसमें क्या है कि पुश करना, खींचना, ये चीज़ें लागू रहती हैं, ठीक है, पेट पे प्रेशर देना, ठीक है। एटलीस्ट ये होता है कि 99% केस में जो प्लेसेंटा होता है वो अंदर थोड़ा सा उखड़ जाता है पहले ही। प्लेसेंटा एक्चुअल में बाद में आता है, प्रेगनेंसी के 10 मिनट बाद में आ जाता है, लेकिन प्लेसेंटा उखड़ जाता है हिलने से, डुलने से। तो इस बच्चे का जो थोड़ा बहुत ब्लड है वो किस में चला जाता है, माँ के ब्लड में, इस कंडीशन। अब इसे माँ मरती नहीं है, बच्चा ही उसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड किस में चला गया, माँ में चला गया। क्लियर? बच्चा पैदा हो गया, नॉर्मल बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब क्या होता है दूसरा केस। अब
इसके ब्लड के अंदर ये RH पॉजिटिव चला गया भाई, इसके अंदर RH नेगेटिव का मतलब कुछ है ही नहीं, RH नेगेटिव कुछ है ही नहीं, चला गया अंदर, इसके अंदर जाकर इसके ब्लड में चला गया, इसने जीवन में पहली बार RH पॉजिटिव से सामना किया, इसके लिए तो हो गया ये एंटीजन। अब ये इसके लिए एंटीबॉडी बनाने स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? इसने तो जीवन में पहली बार RH पॉजिटिव का सामना किया है और पहली बार इसके पास RH पॉजिटिव आया है, तो इसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? एंटीबॉडी। और कौन सी? RH पॉजिटिव को मारने वाली एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा और थोड़ी बहुत मात्रा में मार के इसको फिनिश भी कर देता है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक और ये प्रोसेस होता है कि एक बार जो एंटीबॉडी बन जाती है ना, वो लंबे समय तक बनी रहती है, यहाँ तक कि टिल द लाइफ तक भी बनी रहती है। जैसे चेचक का टिक्का आपको एक बार लगा हुआ है, अब बार बार में थोड़ी वो चेचक हो जाता है, नहीं होता ना। अब जब दूसरा बच्चा होता है, अब संयोगवश जो दूसरा बच्चा है वो भी RH पॉजिटिव ही है, अगर वो RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, तो केस ही उल्टा हो गया। अब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, अब सेकंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं। सेकंड प्रेगनेंसी में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है भाई, RH पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नहीं, नेगेटिव नहीं है, संयोगवश नहीं, ये नहीं कह सकते कि सर ये डन है क्या वो दूसरा वाला भी RH पॉजिटिव होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं मे भी हो सकता है कि वो RH पॉजिटिव हो। अब जैसे ही वो RH पॉजिटिव है, क्लियर, अब क्या होता है? अब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी की बात आती है, प्रेगनेंसी तक तो वो सही रहता है क्योंकि ब्लड मिलता ही नहीं है आपस में, पेट में एकदम स्वस्थ है। लेकिन जब भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो खून है वो आपस में टच हो जाएगा और माता ने पहले से बना के रखा हथियार, क्या बना के रखा है? RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी, अब वो भेज देगी इसके ब्लड में। अब जैसे इसके ब्लड में भेज देगी तो अंदर आते ही वो बवाल मचा देगा। कौन? RH पॉजिटिव का जो एंटीबॉडी है वो अंदर आते ही बवाल मचा देगा। सबसे पहले आते ही वो RBC को डिस्ट्रॉयड करेगा, RBC को तोड़ देगा। क्या कर देगा? RBC। इससे उसके कुछ सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे एक सिम्टम्स आता है उसको जॉइंडिस का, पहला पीलिया, एनीमिया, खून की कमी हो गई क्योंकि RBC टूट रही है ना, तो खून की कमी अपने आप ही होनी है, जॉइंडिस हो गया, एनीमिया हो गया। ठीक है, अगली अगर हम बात करें एक्सट्रीम केस की, अगर हम बात करें तो डेथ भी हो सकती है, एक्सट्रीम केस की बात करें तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब देखो, इरिथ्रो का मतलब RBC होता है, इरिथ्रोसाइट्स आपने पढ़ा ना अभी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी उसमें ब्लास्ट होने लग गया, ठीक है। फेटालिस, उसके अंदर ब्लास्ट जैसी प्रक्रियाएं होने लग गई। कब? जब फीटस, बच्चे को क्या कहते हो आप? फीटस। फीटस के दौरान उसमें RBC है वो, यानी बच्चे की RBC में ब्लास्ट हो गया, इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिसिस। ये एक रोग हो गया। अब आपसे पूछ ले ये रोग किस में होता है, तो उस बच्चे में होता है जो सेकंड डिलीवरी के दौरान गुजरा है, और ऐसी कंडीशन में बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिन बाद में मर जाएगा। तीसरा बच्चा होगा अगर RH नेगेटिव है तो बच जाएगा, अगर चौथा बच्चा RH पॉजिटिव है तो मर जाएगा। पहले केस में ये हुआ करता था क्योंकि इसकी जांच कम थी। आजकल जो होता है वो इसके टीके लगा दिए जाते, पहले से माँ के खून की जांच कर ली जाती है और उसमें पहले से टीके लगा दिए जाते हैं, उनके टीके का प्रक्रम दूसरा होता है। ठीक है, इस प्रकार से RH पॉजिटिव और नेगेटिव का केस होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।